नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ DR गुरुजी। साथियों, ये जो आज की क्लास है ये हमारे अधिगम की दूसरी क्लास है। ये जो क्लास है ये सभी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपकी जो रीट की पात्रता की एग्ज़ाम होने वाली है जुलाई में, उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है जो शिक्षक भर्ती की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए ये आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है सामीप्यता, निष्प्रमण, पुनर्बलन, अनुक्रिया। साथियों, जो पावलोव थे ये एक रूस के शरीर क्रियाशास्त्री थे। तो इसके सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण बात है वो सामीप्यता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। पावलोव ने अपना जो सिद्धांत दिया था जिसका नाम था प्राचीन या परंपरागत अनुबंध सिद्धांत, और इन्होंने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था और कुत्ते की जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका ऑपरेशन किया था। इसी कारण इन्हें है वो 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने है वो घंटी उसके बाद में भोजन दिया और जिससे कुत्ता है वो लार टपकाने लगता है, इसको है वो इन्होंने अनुबंधन नाम दिया था। और इन्होंने अनुबंधन के 4 प्रकार भी बताए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन, अप्रकट संवेदीकरण। साथियों, इसका मतलब ये है कि बालक है वो कोई चीज़ हासिल करता है, यानी कि बालक है वो जो भी अच्छा कार्य करता है उस प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए उसे बाद में है वो लाभ दिया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर पहला टोकन इकोनॉमी इसका सही जवाब होगा। ये टोकन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्किनर ने अपने सिद्धांत है जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। इसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बालक जब भी अच्छा कार्य करता है उसके बाद में उसके है वो माता पिता द्वारा उसे है वो प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब अगर बालक मान लेते हैं कि 10 अच्छे कार्य करता है तो 10 अच्छे कार्य करने के बाद में उसके माता पिता द्वारा उसे है वो मेला दिखाने के लिए ले जाया जाता है, यानी कि जो उनके जो भी चीज़ें हैं वो परिलाभ में बदल जाती है। इसे है वो टोकन इकोनॉमी कहा जाता है। विलोपन की अगर हम बात करें तो जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन का जब अभाव होता है तो जो कुत्ता है वो लार टपकाना बंद कर देता है, इसे हम है वो विलोपन कहते हैं। आगे बढ़ते साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीखना है संवेगों के क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। साथियों, सीखने का मतलब कि जो लर्निंग है जिसे हम संज्ञान भी कह सकते हैं, और ये संवेगों से किस प्रकार से संबंधित है। साथियों, अगर हम बात करें तो संवेग और जो संज्ञान होता है, जो सीखना होता है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जब व्यक्ति में संवेग है वो तीव्र हो जाते हैं तो उस समय उसकी जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, व्यक्ति चिंतन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी छात्र रीट एग्जाम की तिथि निश्चित नहीं होने पर भी वह रीट की कड़ी मेहनत करता है, यह सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। साथियों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र है वो रीट एग्जाम की तिथि है वो निश्चित नहीं है फिर भी कड़ी मेहनत करता है। इसका मतलब ये है कि उसके सामने जो परीक्षा तिथि निश्चित नहीं है, मतलब उद्दीपक है वो तय नहीं है, फिर भी वो अनुक्रिया करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत होगा। ये सिद्धांत स्किनर ने दिया था, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। चूहा है वो पहले अनुक्रिया करता है, उसके बाद में उसे है वो उद्दीपक की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। प्रबलन का सिद्धांत है वो सीएल हल ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। इसमें प्राणी पहले है वो उद्दीपक होता है, उसको देख करके अनुक्रिया करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालकों में आदत सीखने का परिणाम है, व्यक्तित्व निर्माण में अवरोध उत्पन्न करती है, त्रुटियों को सुधारने के लिए डाली जाती है, या समायोजन का एक तरीका है। साथियों, आदत जिसे हम इंग्लिश में हैबिट कहते हैं, आदत है वो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये सीखने का परिणाम है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। आदत है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, दोनों प्रकार की होती हैं। और ये आदतें हैं वो सीखने का परिणाम होती है, मतलब अधिगम का परिणाम होती है। और इसके बारे में जो क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक हुए थे, जिसमें उन्होंने अधिगम में एक परिभाषा दी थी कि आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन करना ही अधिगम है। आगे बढ़ते साथियों, अगला प्रश्न है, प्रासंगिक सीखना से अभिप्राय है उद्देश्य के लिए सीखना। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप इसमें सुधार कर लें। बिना उद्देश्य या इच्छा के सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, जानकारी प्राप्त करने के लिए सीखना। साथियों, सीखना दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक होता है प्रासंगिक सीखना और एक होता है उद्देश्यपूर्ण सीखना। उद्देश्यपूर्ण सीखना में व्यक्ति है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए सीखता है, लेकिन जो प्रासंगिक सीखना होता है उसमें बिना उद्देश्य या इच्छा के सीखता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। जैसे कि हम है वो कहीं से गुजर रहे हैं, लेकिन बीच में हमने ऐसी कोई चीज़ देख ली और इसके बारे में हमने है वो जानकारी प्राप्त कर ली, हमारा उद्देश्य नहीं था, फिर भी हमें उसके बारे में जानकारी हो गई, इसे हम है वो प्रासंगिक सीखना कहेंगे। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 7, 8, 9, 10। साथियों, रॉबर्ट एम गेने इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था, जो अष्टपदीय सिद्धांत था, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत भी कहते हैं, और इस सिद्धांत ये उन्होंने दिया था, कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक का नाम था। उस पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत का वर्णन किया और इसके है वो टोटल 8 प्रकार बताए थे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। और इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि अधिगम है वो निम्न से उच्च स्तर की तरफ होता है। अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन लॉक, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। साथियों, जो इसके फोल्डिंग शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा जेरोम ब्रूनर होगा। साथियों, अगर हम बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरोम ब्रूनर ने किया था, लेकिन इस शब्द के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित करके इसका विकास करने का कार्य लेव वाइगोत्स्की ने किया था। वाइगोत्स्की ने इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि मचान, पार्ट या ढांचा, मतलब जो बालक होता है, बालक को किसी कार्य को करने के लिए जब हिंट प्रदान किया जाता है तो उसे है वो इसके फोल्डिंग कहा जाता है, यानी कि बालक की सहायता करना, उसे हमें इसके फोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में 3 स्तर बताए थे, वास्तविक विकास स्तर, समीपस्थ विकास स्तर और संभाव्य विकास स्तर। उसमें जो समीपस्थ विकास स्तर है, जिसे हम है वो ZPD कहते हैं, इसे ही है वो इसकी फोल्डिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह भाषा का प्रयोग करता है, चिंतनशील है, हाथों का प्रयोग करता है, पैरों से चलता है। मतलब जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये किस कारण से है? इसमें जो आपका सर्वोत्तम उत्तर है वो आपको ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। भाषा के प्रयोग की अगर हम बात करें
तो भाषा का प्रयोग मनुष्य के साथ में पशु पक्षी भी करते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर है वो दूसरा नंबर का ऑप्शन है, चिंतनशील प्राणी है, क्योंकि मनुष्य प्रत्येक समस्या के बारे में है वो चिंतन करता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? आकृतिकरण, जिसे हम शेपिंग भी कहते हैं, सहज पुनः प्राप्ति, विलोपन, अनुकरण या सामाजिक अधिगम। साथियों, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में चूहे पर प्रयोग किया था। तो इस ऑप्शन में कौन सा विकल्प है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आकृतिकरण या शेपिंग की बात करें तो इसे हम है वो क्रमिक सन्निकट भी कहते हैं, रूप निर्धारण भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना। सहज पुनः प्राप्ति ये विलोपन के बाद की प्रक्रिया होती है। जब पुनर्बलन नहीं दिया जाता है तो जो प्राणी है वो अनुक्रिया करनी बंद कर देता है, इसे हम विलोपन कहते हैं। लेकिन जब प्राणी वापस अनुक्रिया करनी प्रारंभ कर देता है, इसे हम सहज पुनः प्राप्ति कहते हैं। ये जो तीनों प्रक्रिया है ये स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अनुकरण या सामाजिक अधिगम का संबंध है वो अल्बर्ट बांडुरा ने जो अपना सिद्धांत दिया था निरीक्षणात्मक अधिगम, उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, स्वमूल्यांकन निम्न में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, प्रयोजनवाद, निर्माणवाद। स्वमूल्यांकन का मतलब होता है कि अपना मूल्यांकन खुद करना। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है निर्माणवाद है, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निर्माणवाद एक नवीन आधुनिक अवधारणा है जिसमें जो बालक है, बालक को है वो एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में माना गया है। मतलब बालक है वो स्वयं सीखता है। इसमें जो शिक्षक होता है, शिक्षक की भूमिका केवल और केवल जो सहयोगकर्ता की है। मतलब शिक्षक केवल सहयोग प्रदान कर सकता है, लेकिन बालक है वो स्वयं करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम प्रकार का सीखना कौन सा है? अभिग्रहण, अन्वेषण, रटना, अर्थपूर्ण। साथियों, इसमें अगर हम बात करें तो जो जेरोम ब्रूनर थे, इन्होंने है वो अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है वो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब है, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम है, इसको है वो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया था। अर्थपूर्ण अधिगम में जो प्राणी होता है वो प्रत्येक जो शब्द होता है उसका भावार्थ ग्रहण करते हुए सीखता है। रटना ये है वो सबसे निकृष्ट है, इनकी सबसे घटिया किस्म का जो अधिगम है वो रटना है। इसमें बालक है वो बिना किसी समझ के है वो केवल रटने का प्रयास करता है। और अन्वेषण में बालक है वो खोज करके सीखने का प्रयास करता है। अभिग्रहण में बालक है वो लिखकर सीखने का प्रयास करता है। ये चारों ही प्रकार जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, अधिगम में पठार के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? चुनौती, अभिप्रेरणा, थकान, पुनर्बलन का प्रभाव। साथियों, अगर हम बात करें तो अधिगम के पठार का मतलब होता है कि जो अधिगम की गति है वो रुक जाती है, न तो अधिगम है वो आगे बढ़ पाता है। इसे है वो अधिगम का पठार कहते हैं। और इसका जो मुख्य जिम्मेदार कारण है वो थकान है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पावलोव, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, स्किनर। एसआर का मतलब होता है कि जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, उससे संबंधित कौन सा है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा ब्रूनर इसका सही जवाब होगा।
पावलो एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि पावलो के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो इसमें है वो घंटी और जो कुत्ता होता है, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मछली का टुकड़ा और बिल्ली है, स्किनर के सिद्धांत में चूहा और दाने हैं। इस प्रकार से इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया था उसमें एसआर जो सूत्र है वो लागू होता है, लेकिन ब्रूनर है वो इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था कैंडलर, क्यूबे, थॉर्नडाइक, हल। तो साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा थॉर्नडाइक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसे हम है वो अगर हम बात करें थॉर्नडाइक ने है वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो 1898 में किया था, और इन्होंने अपने सिद्धांत में बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके जो सिद्धांत में जो उद्दीपक था वो मछली का टुकड़ा था। बिल्ली है वो उस मछली के टुकड़े को देख करके अनुक्रिया करती है। बिल्ली बार बार प्रयास करती है, लेकिन जब तक कि वो पिंजरे को खोलने में सफल नहीं होती है तब तक प्रयास करती रहती है। इसी कारण इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा गया है। और थॉर्नडाइक साथियों प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने है वो सीखने के नियम भी दिए थे। तो साथियों ये थी आज की क्लास। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद DR गुरुजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विद DR गुरुजी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।